आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी। ठीक है, तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपको पता है नोज से स्टार्ट होगा और आपके एल्वेलाई पे जाके खत्म हो जाएगा, देन पूरा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक चलता होता है। इसको एक हम इन्वर्टर ट्री भी कहते हैं। जिस तरह दरख्त होता है ना, नीचे से स्टार्ट होता है, पहले एक शाख होती है, देन वो आगे ब्रांचेस दे देता होता है, देन आगे पत्ते लग जाते हैं, फल लग जाता होता है। तो इसी तरह का सीन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लेकिन ये वाला जो ट्री है ये उल्टा है। उल्टा कैसे है कि पहले ऊपर से बड़ी ब्रांच निकलेगी, देन छोटी ब्रांचेस, एंड देन ये आप देख सकते हो कि फल लगा हुआ है। ये समझो, इस वजह से हम इसको कहते होते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। एंड ट्री के पहले क्या है कि एक ब्रोंकस निकलेगा एंड देन डिवीजन दे देगा। देन आ गया व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी का वो अमल है जिसके जरिए हमारी बॉडी क्या करेगी, अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। देन आपको पता है रिएक्शन होता है और हमारी बॉडी क्या बना लेती होती है, एटीपी। और एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी प्रोडक्ट है जिसको हमारी बॉडी यूज करती होती है। देन ये जो रेस्पिरेशन है इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन फिलहाल जो आज हमारा ताल्लुक है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के साथ। व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के हमारा जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, हमें पता है ना कि हमारे लंग से जो है वो ब्लड ऑक्सीजनेट होकर जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आपकी आ गई कैपलरीज आ गई, ठीक है, पल्मोनरी कैपलरीज आ गई। तो आपको पता है हम जब सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन इधर आ जाती है हमारे एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन आई हुई होती है वो डिफ्यूज कर जाती है हमारे ब्लड में। इसको कहते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। देन क्या है कि हमारा जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया हुआ होता है, इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वो इधर से डिफ्यूज कर जाती है वापस। तो इधर से क्या करते हैं हम, ये वाला सारा बंदा देन एक्सपायरेट करेगा और मुंह से उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। तो ये जो पूरा गैसियस एक्सचेंज का अमल है, जिसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुई हमारे ब्लड के अंदर गई एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से रिमूव होगी, इसको हम कहते होते हैं रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देन व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके साथ फिलहाल हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता देता हूं कि ये जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आई है ये क्यों आई है, क्योंकि ये जाएगी, देन आपको पता है हार्ट इसको पंप करेगा, ब्लड सारा लेके ये ऑक्सीजन चला जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, आपके सेल्स के पास लेके जाएगा। देन सेल्स क्या है कि इस ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बना लेंगे, ठीक है। तो इस अमल को हम कहते होते हैं कि ऑक्सीजन को यूज करके, न्यूट्रिएंट्स को यूज करके हमारी बॉडी ने क्या किया, एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, एटीपी बना ली। तो इसको हम कहते होते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड देन इसकी बाई प्रोडक्ट क्या बनती होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती होती है। एंड देन ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है दोबारा क्या आएगी, लंग्स के पास आएगी और लंग्स उसको बाहर निकाल देंगे और ताजा ऑक्सीजन ले लेंगे। एंड दिस वाज रेस्पिरेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट। देन आ गया कि व्हाट इज ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग सिंपली अमल है, वो अमल जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सांस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं, उसको सिंपली हम कह देते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है हमारे मसल्स इन्वॉल्व होंगे, हम एटीपी यूज करेंगे, तो ब्रीथिंग एक अमल है, मैकेनिकल अमल है। जबकि ये जो आपका रेस्पिरेशन है ये एक केमिकल अमल है, जिसमें क्या है कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, देन ऑक्सीजन को यूज करके हम एटीपी बना रहे हैं। जबकि ब्रीथिंग एक जस्ट मैकेनिकल अमल है जिसमें हम गैसेस को अंदर लेके जा रहे हैं एंड देन बाहर निकाल रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उसको हम कहते होते हैं ब्रीथिंग। देन आ गया कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री में दो चीजें होंगी। अब देखो हमारा क्या है कि एक पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपको पता है ये नोज से स्टार्ट हो रहा है देन एल्वेलाई पे जाके खत्म हो रहा है। तो इसमें दो जोन होते हैं। कौन कौन से दो जोन, एक कंडक्टिंग जोन होगा, एक रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन के तो आपको नेम से ही पता चल गया कि मींस के ये वो जोन है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा। जबकि कंडक्टिंग जोन के भी नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वो वाला जोन है जहां से सिर्फ इसने एयर की कंडक्शन करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो इसी बेस पे इनके करेक्टरिस्टिक होंगे। कौन से करेक्टरिस्टिक होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिंग जोन की, जिसने कुछ भी नहीं करना, गैसेस का एक्सचेंज नहीं करना, सिंपली क्या है कि उधर से एयर पास करेगी। अब सिंपली इसमें एयर कहां से पास करती है, आपको पता है एयर सबसे पहले हमारी बॉडी में कहां से एंटर करेगी, नोज से एंटर करेगी। देन वो कहां पे आ जाएगी, फेरिंग्स आपका जो गला होता है, ठीक है, देन लेरिंग्स में आ जाएगी। एंड देन लेरिंग्स से कहां पे एंटर कर जाती है, आपके ट्रैकिया में। तो ये अब आ गई आपकी जो एयर है वो ट्रैकिया के अंदर आ गई। एंड देन ट्रैकिया जो है वो आगे ब्रांचेस देगा। सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, इस तरह करके बड़ा सारा ट्रैकिया होता है। एंड देन ये जो ट्रैकिया है ये लंग्स के अंदर जो ब्रांचेस देता है वो कौन सी एक दे देगा, इस तरह जो हमारी लेफ्ट साइड है उधर वो ब्रांच दे देगा लेफ्ट मेन ब्रोंकस। एंड देन जो राइट साइड है उधर कौन सी ब्रांच दे देगा, राइट मेन ब्रोंकस। ठीक हो गया। तो इस तरह करके ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस आ गया, देन ये राइट मेन ब्रोंकस, एंड देन ये आपको पता है एंटर कर जाते होते हैं हमारे लंग्स के अंदर और इधर से एंटर कर जाएगी एयर। ठीक हो गया। अब ये वाला जो सारा एरिया है कौन सा आपका, ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकाई वगैरह आ गए, इधर सिर्फ क्या है कि एयर को कंडक्ट कर रहे हैं, इनका काम है एयर की कंडक्शन करना। अब देखो एयर इधर आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इधर ट्रैकिया के अंदर एयर आ रही है,
तो जाहिर सी बात है एयर जब हम बाहर से सांस लेते हैं आपको पता है वो ठंडी होती है, ऐसा ही है कि नहीं है? बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसे एयर किस तरह की चाहिए कि वो गर्म हो, -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होनी चाहिए, ठीक है? ओ सॉरी, -30 करा रहा हूँ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए एयर का जो जाएगी हमारे लंग्स की तरफ, एल्वियोलाई की तरफ। तो क्या होता है कि ये वाला जो पूरा कंडक्टिंग जोन है ये क्या करेगा, उस एयर को वार्म कर देगा, ठीक है? तो इसका एक काम तो आ गया कि इसने एयर को कंडक्ट करना है, दूसरा इसका क्या काम आ गया कि इसने एयर को गर्म करना है, वार्म करना है। देन तीसरा और ये क्या काम करेगा कि इसने एयर को ह्यूमिडिफाई कर देना है। ह्यूमिडिफाई करने का मतलब क्या है कि उसमें क्या है कि उसको थोड़ा थोड़ा गीला कर देगा। इधर आपको पता है गोबलेट सेल्स वगैरह होते हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर हो जाएगी। अब एयर को हम ह्यूमिडिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर यही एयर, सिंपल एयर जाएगी आपके एल्वियोलाई में तो वो एल्वियोलाई को डैमेज कर सकती है, इरिटेट कर सकती है। इसी तरह अगर आपकी ठंडी एयर जाएगी वो भी आपके एल्वियोलाई को डैमेज कर सकती है, लेकिन ये हम नहीं चाह रहे। तो इसी वजह से ये जो कंडक्टिंग जोन है इसने ये काम अपने जिम्मे ले लिया, इसने वार्म भी कर दिया, ह्यूमिडिफाई भी कर दिया। देन आपको पता है जब आप इंस्पायर करते हो तो बाहर से आपकी एयर बिल्कुल साफ तो नहीं है, इसमें बैक्टीरिया भी है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स भी हैं, तो ये सारे जाके आपके एल्वियोलाई को डैमेज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारी जो कुदरत है अल्लाह पाक ने मैकेनिज्म रख दिया। मैकेनिज्म क्या रखा कि हमारा ये वाले जो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था आप लोगों को ट्रैक किया है, तो ये देखो ये आ गया एक पार्टिकल, तो ये वाला जो पार्टिकल है इसको ट्रैप करने के लिए कुदरत ने क्या निजाम रख दिया कि इधर म्यूकस क्रिएट करवा दिया। तो म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा होता है। आपको पता है, आपने थूक अपनी अगर देखी हो तो वो क्या होती है, चिपचिपी होती है। वो चिपचिपी क्यों होती है, क्योंकि उसमें म्यूकस होता है। म्यूकस किससे बना होता है, म्यूकस आपका बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से और वाटर से, ठीक है? किस किस से बना हुआ है जनाब म्यूकस, ये आपने लिख लेना है कि म्यूकस आपका बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। अब देखो ये जो आपका म्यूकस होता है, आपकी थूक जो होती है चिपचिपी, वो क्यों होती है, वो बिकॉज ऑफ दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के साथ क्या है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं। तो आपकी जो शुगर होती है, जो आप घर में आम चीनी यूज करते हो, तो वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। तो आपको अंदाजा होगा कि शुगर क्या होती है, चिपचिपी होती है, ऐसे ही है कि नहीं है? तो ये देखो ये जो आपका चिपचिपापन है स्पूटम का, वो किस वजह से है, वो आपकी दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से है। और म्यूकस में क्या होता है, प्लस होता है वाटर। तो इस तरह आपको पता चल गया कि ये जो म्यूकस था इसका क्या काम था। अच्छा, बल्कि इसकी कंपोजिशन का पता चला। देन आ गया कि इसका काम क्या था। देखो ये जो पार्टिकल्स आ रहे थे बाहर से, उनको ये क्या करेगा, ये चिपचिप है तो वो आके इसके साथ लग के क्या वो क्या कहते हैं, स्टिक कर जाएंगे ना। तो ये देखो फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्टिकल है इधर आके, ये जो म्यूकस वाली लेयर थी उधर आके स्टिक कर जाएगा। देन क्या होगा कि अल्लाह पाक ने एक और निजाम रखा हुआ है, वो क्या कि इधर सीलिया होंगे, इस तरह हेयर लाइक ग्रोज होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो ये सीलिया बीट करेंगे। जब ये सीलिया फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिया आपके इधर जो सीलिया है वो बीट करेंगे, तो इस पार्टिकल को वो ऊपर की तरफ फेंक देंगे। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, देन आपको पता है ऊपर क्या होता है आपका जनाब, लेरिंग्स होता है, ये इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है? देन इधर इस तरह करके ऊपर आपका एपिग्लोटिस होता है। तो ये पार्टिकल अब इन सीलिया की बीटिंग की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, अब ऊपर आ गया, मींस के ये आगे आपके लंग्स की तरफ नहीं जाएगा, ना इन्फेक्शन होगा, ना वो वाला पंगा होगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये म्यूकस क्यों था, ये आपके सीलिया क्यों थे। तो देन अब आपका ये वाला जो पार्टिकल है वो आपके गले में पहुंच गया। अब आपकी मर्जी है कि आप उसे स्वेलो करके स्टमक के जरिए फीसिस में रिलीज करवा दो, या क्या है कि उसे स्पीड कर दो, आप थूक दो, ठीक है? तो मोस्टली क्या होता है कि आप उसको निगल लेते हो एंड देन वो स्टमक के एसिड में जाके क्या होता है, मर मरा जाता है, खत्म हो जाता है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि ये सारे चीजें क्यों हैं। इट मींस अब आपको पता चल गया कि आपके जो फॉर एग्जांपल गोबलेट सेल्स हैं, वो ये जो म्यूकस क्रिएट करवा रहे थे, वो कौन से सेल्स करवा रहे थे, आपके गोबलेट सेल्स क्रिएट करवा रहे थे। देन आपके पास क्या थे, सीलिया थे, ठीक है? देन थोड़े बहुत क्या है कि इधर बेजल सेल्स वगैरह होते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अगर फॉर एग्जांपल सीलिया को डैमेज कर दूं, सीलिया को मैंने क्या किया, डैमेज कर दिया, कोई भी बाहर से स्टिमुलस की वजह से सीलिया बेचारा हमारा डैमेज हो गया। अब ये बीट कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो अब ये जो पार्टिकल्स आ रहे थे ये इधर ही रहेंगे या आगे पास कर जाएंगे। जब ये आगे पास कर जाएंगे तो उधर क्या है कि इन्फेक्शन करवा सकते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है? इट मीन्स के उस बंदे में इन्फेक्शन होने के, जिस बंदे के सीलिया खराब है उस बंदे में इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देन दूसरा काम एक और होता है, जब भी आपका इधर आके कोई पार्टिकल फंसता है तो हमारा जो नीचे गोबलेट सेल्स है ना, वो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस रिलीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल ट्रैप हो, देन सीलिया बीट करके उसे क्या करें, बाहर निकाल दें। लेकिन इस बंदे के तो सीलिया खराब हुए पड़े हैं, ठीक है? खराब क्यों है, मोस्टली जो स्मोकर्स होते हैं उनके सीलिया जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो स्मोकिंग वाले बंदों में क्या है कि ये वाले पार्टिकल जो है वो इधर ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं, ये दोबारा गले की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि सीलिया काम नहीं कर रहे। तो इस वजह से क्या होता है कि उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन उनमें आप लोगों ने देखा होगा बलगम काफी आ रही होती है। वो बलगम क्यों आ रही है, क्योंकि अब
जनाब आपके ये जो गोबलर सेल्स हैं ये म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से उनमें बलगम आ रही होती है। तो आई होप आप लोगों को इसकी थोड़ी सी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी पता चल गई। देन एक और जो चीज आपने इसमें याद रखनी है, अगर किसी ने हिस्टो पढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो आज इंशाल्लाह आपके हिस्टोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे? आपकी बॉडी का एक रूल है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या आपकी बॉडी है उसका रूल है, जहां पे उसे प्रोटेक्शन चाहिए होती है उधर वो क्या करेगी, मोटी लेयर रखेगी सेल्स की। ऐसे ही है कि नहीं है? सिंपल सी बात है ना कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक पाइप चाहते हैं वो तगड़ा हो, तो उसकी जो लेयर होगी उसको हम क्या रखेंगे, मोटा रखेंगे। अगर हम एक चाहते हैं कि पाइप पतला, उधर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, तो उसकी हम लेयर क्या रखेंगे, पतली रखेंगे। तो यही हमारी बॉडी का निजाम है कि उसने क्या किया कि ये जो लेयर्स होती हैं, अब मैं कौन सी लेयर की बात कर रहा हूँ ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए। मैं ये ट्रैकिंग है, ठीक है, तो ये आपको पता है ये अंदर से क्या है कि लाइन होंगे, अंदर से किससे लाइन होंगे, ये इस तरह करके सेल से लाइन होंगे। देन इनके नीचे क्या होगा, आपके स्मूथ मसल्स होंगे, ठीक है। देन इसके सबसे बाहर क्या होगा, आपका कार्टिलेज होगा। इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ऊपर वाली लेयर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो इनर मोस्ट लेयर है, जो इधर सेल्स है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया, अब जब देखो बंदे ने सांस लिया तो वो वाली एयर जो होगी वो ज्यादा प्रेशर वाली होगी, मींस के मोस्ट प्रोन टू डैमेज एरिया कौन सा है, ये ऊपर वाले हैं। इसी वजह से अल्लाह पाक ने, हमारी नेचर ने क्या किया कि इधर ऊपर जो सेल्स रखे वो मोटे मोटे रखे। कौन से मोटे मोटे रख दिए, वो उधर जो एपिथेलियम रखी वो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रख दी। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं लगती। तो देखो हमारी जो एपिथेलियम होती है, आपको पता है इधर नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, देन इसके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह करके सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली इस तरह करके फॉर एग्जाम्पल क्या होते हैं जनाब, सेल्स होते हैं। अच्छा जी, अब ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, नॉर्मली सेल्स में क्या होगा, इस तरह करके न्यूक्लियस अरेंज होगा। ऐसे ही है कि नहीं है? एक लाइन में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस क्या है, एक लाइन में अरेंज है। लेकिन जो सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है उसमें क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी एक ही होगी, लेकिन जो न्यूक्लियस होंगे वो कोई ऊपर होगा। ये आप देख सकते हैं, प्योर न्यूक्लियस ऊपर है, कोई नीचे है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है। तो इस तरह करके इसको हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम? फॉर एग्जांपल उसमें क्या होगा कि आपका इस तरह करके बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ, ये वाली लाइन बना रहा हूँ कि इधर सेल्स किस तरह रहेंगे, उस चीज को बना रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल नीचे क्या होगी, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। देन इसके ऊपर क्या है कि इस तरह करके चिपटे चिपटे से सेल्स हों, फ्लैट फ्लैट से सेल्स हों, तो इसको हम क्या देते होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको हम क्या कह देते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है ढेर लग जाना। अगर इन सेल्स का मैं ढेर लगा दूं, ये आप देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह करके मैं करूं, इन सेल्स का ढेर लगा दूं, तो इसको हम कहते होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ऐसे ही है कि नहीं है? अब देखो ये आ गई कि आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ गई। इसमें आप देख सकते हो कि कोई न्यूक्लियस ऊपर है, कोई नीचे है। ऐसे ही है कि नहीं है? तो ये वाली जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है, इसमें भी कोई न्यूक्लियस ऊपर है, कोई नीचे है, लेकिन इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, सेम है। जबकि सूडो ये जो आपकी स्ट्रेटिफाइड होती है, इसमें आप देख सकते हो एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये फर्क होता है कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन सेम होती है, जबकि लेकिन कोई न्यूक्लियस ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। हमें ऐसे लग रही है कि ये स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होती। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का क्या मतलब है, फॉल्स। तो ये क्या होता है, फॉल्स सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। अब सिलिएटेड क्या क्यों, सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों थी? क्योंकि इधर आपको पता है एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो हमारी बॉडी चाह रही है इधर के सेल्स क्या हो, मोटे मोटे हो, उनको डैमेज ना हो। देन सिलिएटेड क्यों थी? सिलिया ने बीट करना था, जो पार्टिकल्स आ रहे थे उनको रिमूव करना था। देन ये आ गई जनाब कोलमनर। तो आप देख सकते हो कि ये कोलम लाइक सेल्स है ना, तो इसको इसने क्या नेम दे दिया, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो ये वाली इट मींस कि जो आपको इधर अंदर सेल्स की लेयर मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी ट्रैकिया में। ठीक हो गया। देन आ गया कि जनाब आपको इसके नीचे क्या मिलेगा, ये वाली लेयर तो हो जाएगी, ओके हो गया, डन हो गया। देन इसके नीचे आपको इधर नीचे मिल जाएंगे स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स मिल जाएंगे। देन स्मूथ मसल्स, अब स्मूथ मसल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो स्मूथ मसल्स है ना, इनको इनर्वेशन आ रही होती है। कहां से इनर्वेशन आ रही है? आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। आपको पता है ना, आपका जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, या आप सुकून के हालात में होते हो तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जब आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, मींस के जब आपकी किसी से लड़ाई हो गई है या आपके पीछे एक कुत्ता लग गया, तो उस वक्त आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? आपका जनाब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अब देखो आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, आपने भागना है, तो आपको ज्यादा सांस की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना। तो आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये आके एक्ट करेगा आपके स्मूथ मसल्स पे। जब इन पे आके एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा? इसने इधर अपने बंदे रखे
रखे हुए हैं, कौन से बीटा 2 रिसेप्टर्स रखे हुए हैं। जब ये आके बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाता होता था तो क्या करवा देगा, ब्रोंकोडाइलेशन करवा देगा। अब आप लोगों को पता चल गया कि ब्रोंकोडाइलेशन क्यों हुई। अगर पाइप क्या होगा, खुला होगा तो उसमें ऑक्सीजन या हवा ज्यादा आएगी, अगर पाइप तंग होगा तो जाहिर सी बात है उसमें हवा क्या आएगी, कम आएगी। तो अब आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है या आपका दूसरा क्या किसी से लड़ाई हो गई है, तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा हवा की जरूरत है, मींस के ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो इस वजह से जब भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो जो इधर स्मूथ मसल सेल्स ऑफ आपके ट्रैकिया या ब्रोंकाई के स्मूथ मसल सेल्स हैं उधर आके एक्ट करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा और क्या करवा देगा, ब्रोंकोडाइलेशन करवा देगा। अब ये वाली चीज मैंने आप लोगों को कार्डियो में एक्सप्लेन की है कि अगर मैं क्या करूं, बंदे को दे दूं बीटा ब्लॉकर्स, बीटा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, उसमें आपका प्रोपेनालोल आ जाता है, कार्बिडालोल आ जाता है, ठीक है, टाइमोलोल आ जाता है। तो वो सारे अगर मैं कोई भी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दूं, वो आपको पता है बीटा 2 को आके क्या कर देंगे, इनहिबिट करवा देंगे। जब आपका बीटा 2 इनहिबिट होगा तो ब्रोंकोडाइलेशन हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, ऐसे ही है कि नहीं है। तो बंदे को क्या हो जाएगी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ये वन ऑफ द साइड इफेक्ट होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को बात बता दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप सुकून से घर में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, उस वक्त आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, आप सुकून के हालात में आपको एनर्जी की या गैस की ज्यादा जरूरत है या कम जरूरत है। अब आपको कम जरूरत है, इट मींस कि हमें ज्यादा गैस नहीं चाहिए, तो आपके ब्रोंकाई जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। वो कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। ये आके इन स्मूथ मसल्स पे आके एक्ट करेगा। कहां एक्ट करेगा, ये आके M3 रिसेप्टर्स पे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स कहते हैं इनको। जब आपका इन M3 रिसेप्टर्स पे आके एक्ट करेगा तो ये क्या करवा देगा, हमारे ब्रोंकाई की ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये आगे भी आपके यूज होंगे, ठीक है। तो ये क्या करवा देगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि पाइप हमारा ज्यादा खुला हो, ज्यादा हवा है, क्योंकि हम घर में सुकून से चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो ये आ गया आपका स्मूथ मसल का रोल कि जब आपको चाहिए था पाइप ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसको डायलेट कर लिया। जब हमें डायलेशन की जरूरत नहीं थी और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, तो उसको हमने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब हमें इसका भी पता चल गया कि ये वाले स्मूथ मसल्स क्यों थे। देन आ गया सबसे बाहर वाली। सबसे बाहर क्या होगा, आपको पता है सबसे बाहर हम क्या चाह रहे हैं, हमारी बॉडी क्या चाहती है, प्रोटेक्शन चाहती है। तो उसने क्या रखे हुए हैं, कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस आपको पता है सख्त होते हैं। अगर आपने कभी कुर्बानी की है या आपने देखा होगा कि जब आप उसका ट्रैकिया वगैरह निकालते हो तो आपको सख्त सख्त कार्टिलेजेस होते हैं ना, जब आप उसका ट्रैकिया निकालते हो। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस क्यों है, क्योंकि इनका काम है कि ये जो आपका पाइप है इस तरह, उसको डायलेट करके रखना, वो क्या हो कि ज्यादा तंग ना हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल ये कार्टिलेजेस ना होते, ये इस तरह कोलैप्स कर जाता, तो आगे हवा ने पास कर सकना था, नहीं। तो अब आप कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक ने क्या किया हुआ है, आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे मैकेनिज्म्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आ गई नेचर की ब्यूटी। तो अब आपको पता चल गया कि हमारी जो ट्रैकिया की एपिथेलियम थी या वॉल थी, वो किस तरह की थी, पूरी वॉल का हमें पता चल गया। देन आपको ब्रोंकाई का भी पता चल गया कि ब्रोंकाई की वॉल किस तरह की थी। इसमें क्या था, सबसे अंदर क्या थे, सूडोस्ट्रेटिफाइड हमारी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम थी। देन हमारे स्मूथ मसल्स थे। देन क्या आ गया, सबसे बाहर क्या था, कार्टिलेज था। एंड ऑल द आपके सारे कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका क्या होगा जनाब, ट्रैकिया आएगा। ऊपर से ट्रैकिया क्या है कि दो ब्रांचेस दे देगा, दो मेन ब्रांचेस। इनको कहते हैं हम, एक जो लेफ्ट लंग को जाके सप्लाई कर देगी उसको हमने क्या नेम दे दिया, लेफ्ट मेन ब्रोंकस। जो आपके राइट लंग को जाके सप्लाई कर देगी उसको हमने कह दिया राइट मेन ब्रोंकस, ठीक है। और इन दोनों को इकट्ठा हम कह देते होते हैं ब्रोंकाई। ठीक हो गया, ब्रोंकस एक सिंगुलर फॉर्म है, जबकि ब्रोंकाई कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। अच्छा जी, देन एक और जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये वाला पॉइंट जहां पे ये बाइफरकेट हो रहा है, आपका ट्रैकिया क्या हो रहा है, बाइफरकेट हो रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है। इसको हम ये कहां पे हो रहा है, ये T4 लेवल पे हो रहा है। ये आगे अभी हमने पढ़ना है, ये कहां पे बाइफरकेट हो रहा होता है, T4 थोरैसिक वर्टिब्रा जो 4 वाला है ना, उधर आपका इसकी बाइफरकेशन हो रही होती है। ये मैं आप लोगों को इधर बताता हूँ, ठीक है। देन एक और चीज जो इसके बारे में है, ये जो आपका ट्रैकिया बाइफरकेट हो रहा है, ये कौन से लेवल पे हो रहा है, इसको हम कहते हैं T4 के लेवल पे। और ये वाला जहां पे बाइफरकेट हो रहा है, इसको हम कहते होते हैं कैरिना। ये अक्सर आप लोगों को नेम कंफ्यूज करेगा, ये सिंपली कुछ भी नहीं है, ये वो वाला पॉइंट जहां पे आपका ट्रैकिया जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है, उसको हमने क्या नेम दे दिया, कैरिना। और ये कैरिना कहां पे होगा, T4 वाले लेवल पे। ये इधर लिखा हुआ है, बाइफरकेशन इसकी कहां पे हो रही है जनाब, T4 वाले लेवल पे, ठीक हो गया।
अच्छा जी, देन कुछ चीजें जो आपने एक्स्ट्रा इसके बारे में ट्रैकिया के बारे में याद रखनी है, बल्कि चलो बाद में बताता हूँ। ये आपका ट्रैकिया हो गया, आपके आगे 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 ब्रोंकाई हो गई। देन आगे चलते हैं, आगे क्या आ गया, अब देखो ब्रोंकाई जो है ये आगे ब्रांचेस देंगे। ब्रोंकाई कौन सी ब्रांचेस देंगे, ये जो इनको हम कहते होते हैं, ये जो इन्होंने दो ट्रैकिया ने दो मेन ब्रांचेस दी ना, इनको हमने कह दिया प्राइमरी ब्रोंकाई या मेन ब्रोंकस। इनको हमने क्या कह दिया, आपने लिख लेना, इनको प्राइमरी ब्रोंकाई या मेन ब्रोंकस कह दिया। और डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, लेफ्ट साइड पे था तो लेफ्ट, राइट पे था तो राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि ये इसने मजीद ब्रांचेस देगा, जाहिर सी बात है ये मजीद ब्रांचेस देगा। मजीद कौन सी ब्रांचेस देगा, ये जनाब टर्शियरी ब्रांचेस देगा, आपकी सेकेंडरी ब्रांचेस। सबसे पहले क्या है कि ये जो आपके प्राइमरी ब्रोंकाई हैं ये डिवाइड हो जाएंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई की क्या सिग्निफिकेंस है, आपके जो लंग्स होते हैं, आपको पता है दो लंग्स होते हैं, ठीक है। एक लंग में तीन लोब्स होते हैं, एक में दो लोब्स होते हैं, ये आगे पढ़ाता हूँ। लेकिन आपका जो लंग है उसमें क्या है कि जो लोब्स को सप्लाई कर रहा होगा, जो लोब्स को आपके ब्रोंकाई सप्लाई कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते होते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो इट मींस के उनके दो नाम हो गए, एक सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया, दूसरा नाम उनका क्या हो गया, लोबार ब्रोंकाई, क्योंकि वो किसको दूसरा सप्लाई कर रहे हैं, आपके लोब को, ठीक है। तो आपको अच्छा जी ये हो गया। देन आगे चलते हैं, लोब्स को उन्होंने सप्लाई कर दिया। देन आगे क्या है कि वो मजीद डिवाइड होते जाएंगे। जब मजीद डिवाइड होंगे तो आपको पता है आपका लंग लोब्स में ना सेगमेंट्स होते हैं, तो वो क्या है कि सिगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएंगे। वो किसमें, सिगमेंटल ब्रोंकाई में। तो ये एस से ये जनाब आ गया। देन इन्होंने किसको जाके सप्लाई कर दिया, सेगमेंट्स को। तो इनको हमने क्या नेम दे दिया, सिगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। इट मींस के ये सेगमेंट को एंड देन इसका दूसरा नाम मैं कह सकता हूं टर्शरी ब्रोंकाई। इनका दूसरा नाम क्या होता है, टर्शरी ब्रोंकाई। तो आई होप अब आप लोगों की क्या हो गई है जनाब, ये वाला जो क्या कहते हैं, आपको ब्रोंकाई का पता चल गया कि ब्रोंकाई की क्या डिविजन थी। सबसे पहले क्या है, हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई या मेन ब्रोंकाई होते हैं। देन मेन ब्रोंकाई के बाद हमारे के पास क्या आ जाते हैं, सेकेंडरी या लोबार ब्रोंकाई, जो आके लोब्स को जाके सप्लाई कर रहे हैं। देन आपके पास लास्ट पे आ जाते हैं कौन से, सिगमेंटल और टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक हो गया, जो जाके सेगमेंट्स को जाके सप्लाई कर रहे हैं, ब्रांचेस दे रहे हैं। अब ठीक हो गया। अब आ गया आगे बात, आगे क्या है कि ये जो कार्टिलेज थे ये सिर्फ इधर तक होंगे, कहां तक, ये वाला है सिर्फ, ये कहां पे होंगे, ट्रैकिया में होंगे और ब्रोंकाई में होंगे। आगे इट मींस कि अगर आपको मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट पकड़ाता हूं और उसमें कार्टिलेज नहीं है, उसमें कार्टिलेज नहीं है, इट मींस कि ये इससे नीचे नीचे वाला वो ब्रोंक्यूल्स हो सकते हैं या नीचे वाला पोर्शन हो सकता है। अगर उसमें कार्टिलेज हुए तो वो कौन सा पोर्शन होगा, वो या ट्रैकिया होगा या कौन से होंगे, आपके ब्रोंकाई होंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे आ गया अब ब्रोंक्यूल्स। इसमें एक चीज तो हमें पता चल गई कि इनमें कार्टिलेज बिल्कुल भी नहीं होंगे। देन आपकी बॉडी का एक और रूल है, एक और रूल क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया, ये ऊपर प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, आपने ताजा ताजा सांस ली हुई है, ज्यादा प्रेशर से आएगी। अब देखो ऊपर मीन्स के ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा प्रेशर लाएगी, हमें मोटे मोटे सेल्स चाहिए थे, ऐसा ही है कि नहीं है। देन क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे आपकी जो सेल्स की मोटाई है ना वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, सेल्स की मोटाई, क्योंकि अब उधर ऑक्सीजन का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, जो ऊपर वाले एरियाज में था वो उतना ज्यादा डैमेजिंग नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, वही सीलिया इधर भी होंगे, सीलिएटेड सेल्स आपको मिल जाएंगे। देन इधर एक और चीज ऐड हो चुकी है, क्लब सेल्स, क्लब सेल्स और आपको न्यूमोसाइट्स वगैरह मैं कल पढ़ाऊंगा। ये आपने पिछला पेज अगर पलट के देखो ना तो उधर इनकी सारी डिटेल लगी हुई है और दूसरा दी हुई है। क्लब सेल का फिलहाल इंशाल्लाह उसमें क्या है कि आपका P450 सिस्टम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनको अभी छोड़ो, ठीक है। क्लब सेल्स होते हैं, सीलिया वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें जो चीज बात याद रखने की है वो ये है कि इसमें कौन सी एपिथेलियम होगी, सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। उधर कौन सी थी, सूडो स्ट्रेटिफाइड थी। अब इधर कौन सी एपिथेलियम आ गई, सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम आ गई। इस इट मींस के इसमें क्या होंगे, कोलम लाइक सेल्स होंगे, सिंपल सी बात है ना। इसमें कौन से सेल्स होंगे आपके जनाब, कोलम लाइक सेल्स होंगे। सूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में एक और बात, दूसरा इसे छोड़ो खैर। अच्छा अब आ गया कि सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम आपको कौन से सेल्स मिल रहे हैं, इस तरह करके कोलम लाइक सेल्स मिल रहे हैं, तो उसको हमने नेम दे दिया सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इस पे भी हमें सीलिया मिल रहे हैं, क्लब सेल्स मिल रहे हैं, और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनमें नो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज वगैरह कोई नहीं होगा, और इसमें वही आपको स्मूथ मसल्स मिल जाएंगे। स्मूथ मसल्स की कहानी आप लोगों को सारी समझ आ गई है, ठीक हो गया जी। देन आगे चलते हैं। अब ये जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, जाहिर सी बात है ये भी तो अपनी डिविजन्स देंगे ना, देन ये मजीद डिवाइड होते जाएंगे, छोटी छोटी ब्रांचेस देते जाएंगे। तो उसमें क्या आ जाते हैं, आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। लास्ट पे आपके कौन से आगे जनाब, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, अब इधर सेल्स को मजीद छोटा कर दो तो आपको पता है कोलम से छोटा क्या होता है, कोलम से छोटा क्यूब होता है, ऐसा ही है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको पता है ना, इस तरह करके बड़ा सा क्या होता है, कोलम होता है, जबकि आपका जो क्यूब होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें सिंपली आप वही
क्यूब लाइक सेल्स, सिंपल, इसमें कौन सी एपिथेलियम हो जाएगी, सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड, सिलिया रखो इधर सब, सिंपल सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम हो जाएगी, और बाकी इसमें स्मूथ मसल थोड़े से कम हो जाएंगे। कम हो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसका अब उतना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वाला जो मेन रोल होता है ना आपका, वो ब्रोंकाई इन्वॉल्व होते हैं, सांस को ज्यादा लेके आना या कम लेके आना है। ठीक है, तो अब इधर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे स्मूथ मसल्स भी कम होते जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपके सेल्स की मोटाई भी कम होती जा रही है। तो वही सेम सीन आ रहा है कि आपको क्यूबॉइडल सिलिएटेड सेल्स मिल गए एंड देन क्लब सेल्स मिल गए, कौन से में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इधर तक अब आपका हो गया है खत्म। कौन सा खत्म जोन हो गया, आपका कंडक्टिंग जोन अब इधर तक खत्म हो गया है। मींस के वो जोन जिसने क्या करना था, एयर को इधर से सिर्फ पास करना था, रास्ता देना था, ह्यूमिडिफाई वगैरह करना था। तो अब हम इसी चीज को क्या करते हैं, बुक से जरा पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है आपके लार्ज एयरवेज कौन कौन से थे, नोज था, फेरिंग्स था, लेरिंग्स था, ट्रैकिया था, ब्रोंकाई वगैरह, ये सारे क्या है, लार्ज एयरवेज है। देन एक और जो चीज है इसमें इंपॉर्टेंट है, अब देखो ये मोस्टली लोगों को कंफ्यूज करती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। अगर आप लोगों को याद हो, आपने एफएससी की फिजिक्स में भी पढ़ा था, और हमने जो कार्डियक सिस्टम किया है उसमें भी आप लोगों को मैंने रेजिस्टेंस का पढ़ाया था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम स्ट्रक्चर्स में जो रेजिस्टेंस होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं अगर तो स्ट्रक्चर्स क्या हो, सीरीज में अरेंज हो, मींस के इस तरह, फॉर एग्जांपल एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा ये स्ट्रक्चर है, अगर ये सीरीज में अरेंज होंगे तो इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं इनकी रेजिस्टेंस क्या है, 2 है, इसकी भी रेजिस्टेंस क्या है, 2 है, इट मीन्स के इनकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, 2 + 2 कितना आ गया आपके पास, 4 हो जाएगी। इट मीन्स के इन दोनों की इकट्ठी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 4। ये वाले स्ट्रक्चर्स कैसे अटैच थे, सीरीज में अटैच थे। अब इन स्ट्रक्चर्स को, सेम 2 रेजिस्टेंस वाले स्ट्रक्चर्स को अगर मैं क्या करूं कि पैरेलल अरेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल इधर से सप्लाई जा रही है, एक इधर चला जाए एंड देन दूसरा क्या है कि इधर चला जाए, तो ये कौन सी सप्लाई होगी, अब पैरेलल। तो आपको पता है जब हम पैरेलल जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 + 1/2, ऐसे ही 1/r होता है। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो मेरा जवाब कितना आ जाएगा, 2। तो अब आप देख सकते हो कि सेम सर्किट को जब मैंने पैरेलल सप्लाई में अरेंज किया, पैरेलल सर्किट में अरेंज किया, तो मुझे कौन सी रेजिस्टेंस क्या मिल गई, कम मिल गई। ऐसा ही है कि नहीं है। देन एक और काम करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं कि इसमें एक और सर्किट ऐड कर दूं, वही सेम 2 वाली रेजिस्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, 2। इट मीन्स कि अब क्या होगा, 1/2 + 1/2 होगा, + 1/2 होगा। ऐसा ही है कि नहीं है, ऐसे ही है ना। सारी रेजिस्टेंस को मैंने ऐड कर दिया, जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, इट मींस कि जब मैं पैरेलल सर्किट में कोई सर्किट ऐड करता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, मजीद कम हो जाती है। मैंने फार्मूले से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यही चीज हो रही होती है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है कि ये वाले जो बड़े हैं ना हमारे ट्रैकिया वगैरह हैं, उधर क्या होती है, या जो हमारे ब्रोंकाई वगैरह हैं उधर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जबकि आपकी रेजिस्टेंस कम होती है कहाँ पे, जो आपके छोटे छोटे एरियाज हैं। अब इसी चीज को मैं आप लोगों को क्या करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ। अब देखें उसने क्या कहना चाहा कि एयरवे रेजिस्टेंस हाईएस्ट इन लार्ज टू मीडियम साइज ब्रोंकाई। तो वही मैंने आप लोगों को बात बताई कि ये जो बड़े ब्रोंकाई होते हैं उधर क्या होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। देन आ गया स्मॉल एयरवेज। तो ये जो स्मॉल एयरवेज होते हैं इनमें क्या आ जाते हैं, आपके ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। आपको पता है ना ब्रोंक्यूल्स आपके बड़े छोटे छोटे होते हैं, कि आप देख सकते हो कि इनका अंदर से ल्यूमन जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। तो इधर क्या होगी जनाब, रेजिस्टेंस कम होगी। वो क्यों हुई, क्योंकि जो क्या है कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर में, पैरेलल सर्किट में अरेंज होते हैं छोटे छोटे ज्यादा ज्यादा स्ट्रक्चर्स। जब इस तरह पैरेलल में अरेंज होंगे तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इधर आपको क्या मिलती है, लीस्ट एयरवे रेजिस्टेंस मिल जाती होती है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का। देन आगे चलते हैं, आगे आगे जनाब के वो जो वार्म कर रहा था और वो सारी चीज वही आप लोगों को बुक से अंडर। तो इसने क्या करवाया, हमारा जो कंडक्टिंग जोन था इसने एयर को क्या किया, वार्म कर दिया, और क्या किया इसने, ह्यूमिडिफाई कर दिया, और क्या किया इसने, फिल्टर किया जो सारे बैक्टीरिया वगैरह आ रहे थे, जो पार्टिकल्स आ रहे थे। बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। तो ये आपको पता चल गया गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी वजह से इसको हम कह देते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। मींस के ये वो एरिया जहां पे कोई आपका गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये उसको वो कह रहा है एनाटॉमिक डेड स्पेस। मींस के इधर कोई गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये वाले जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिक डेड स्पेस। इधर वाली जो एयर होगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो वाली एयर कहाँ पे प्रेजेंट है, एनाटॉमिक डेड स्पेस में प्रेजेंट है। देन और क्या था आपको पता है, कार्टिलेज थे सबसे बाहर, गोबलेट सेल्स थे, ठीक है, जो कि कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे थे, एंड ऑफ ब्रोंकाई तक। मैंने आप लोगों को बात बताई ना कि ये जो कार्टिलेज वगैरह थे वो कहाँ तक, सिर्फ ब्रोंकाई तक। ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं आपके, कार्टिलेजेस नहीं होते। और सेम गोज फॉर गोबलेट सेल्स के, ये दोनों चीजें कहाँ तक होंगी, सिर्फ ब्रोंकाई तक होंगी। मींस के इधर से ऊपर ऊपर आपको कार्टिलेज और गोबलेट सेल्स मिलेंगे जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे। देन इसमें एपिथेलियम कौन सी थी,
सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर सेल्स थे प्राइमरी मेकअप एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकस, ठीक है, एंड एक्सटेंड टू बिगिनिंग ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये सारा इधर तक क्या हुए थे, हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम आई थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि कुछ बुक्स पे है कि आपको ये इधर पूरा इधर तक क्या मिलेगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड मिलेगी, लेकिन कुछ बुक्स पे ये है कि आपको ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उधर क्या मिल जाएगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड, और नीचे वाले में क्या मिल जाएगी, नीचे वाले में आपको कोलमनर मिल जाएगी, ये वाला जो इधर से नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो इस तरह का कंफ्यूजिंग होता है वो चीज नहीं आती होती। तो ये आ गया। देन ट्रांजिशन, तो ये किस में देन डिवाइड हो गए, क्यूबाइडल सेल्स में। आपको पता है नीचे कौन से आ गए थे, इससे नीचे नीचे कौन से क्यूब लाइक सेल्स आ गए थे, ये इधर से नीचे नीचे हमारे जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल थे उनमें कौन से थे, क्यूबाइडल सेल्स थे। तो इन्होंने क्या किया, क्लियर म्यूकस करते हैं, डेब्रस करते हैं फ्रॉम द लंग्स। कैसे, म्यूकस और डेब्रस को, डेब्रस मीन्स के जो गंद ब्लाट गंद वगैरह आया हुआ है, आपके पार्टिकल्स हैं जो भी आपके क्या कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उन सबको कैसे रिमूव किया, हमारा जो म्यूकोसीलरी एस्केलेटर, एस्केलेटर हम अक्सर वर्ड यूज करते होते हैं ना, ये जो हमारी लिफ्ट होती है, तो आपको पता है लिफ्ट जो होती है, अगर आप लोग जाहिर सी बात है बैठे ही होगे, तो वो कोई भी चीज है उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ये वाला जो एस्केलेटर है म्यूकोसीलरी एस्केलेटर, ये नीचे से जो पार्टिकल्स आए पड़े हुए होते हैं, ट्रैप आए हुए पड़े होते हैं, उसको कहाँ पे लेके जाता है, आपके एपिग्लोटिस की तरफ, एंड देन गले से हम उसको या स्वेलो कर देते हैं या स्पीट कर देते होते हैं। देन आगे चलते हैं। देन आ गया कि एयरवे स्मूथ मसल सेल्स एक्सटेंड टू द, ये बल्कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि ये कहां तक जाएंगे। ये जो आपके स्मूथ मसल सेल्स हैं ये बेसिकली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जा रहे होते हैं, लेकिन इधर उसने एक चीज कंफ्यूजिंग कर दी, ये टर्मिनल, ये इधर वो कहना क्या चाह रहा है कि आपके जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहां तक जा रहे हैं, इधर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्मूथ मसल्स आगे भी होते हैं, आगे क्या होते हैं, स्पार्स होते हैं। स्पार्स होने का मतलब है कि कहीं पे आपको मिल जाएंगे, कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है कि आपके इधर तक होंगे, ठीक है, एल्वियोलाई से पहले पहले होंगे। ये आपने एमसीक्यूज तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं कि आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ऊपर ऊपर आपको सारे क्या मिल जाएंगे, स्मूथ मसल, इनकी वाल में स्मूथ मसल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला जो एरिया उधर स्पार्स मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन नीचे जो आपके एल्वियोलाई होते हैं उधर आपको बिल्कुल ये नहीं मिलेंगे। खैर, ये हो गया हमारा वो वाला एरिया जहां तक क्या हो रही थी, हमारी गैसेस पास कर रही थी। देन आगे चलते हैं, आगे अब आ जाएगा वो एरिया जहां पे हमारा मेन एरिया है, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होना है। गैसेस के एक्सचेंज होने का हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ऐसे ही है कि नहीं है। तो अब ये वाला कौन सा आ गया, रेस्पिरेटरी जोन आ गया, जहां से गैसेस ने एक्सचेंज होना है। इसका दूसरा नाम है लंग पैरेनकाइमा। लंग पैरेनकाइमा मींस के लंग का वो टिश्यू जहां पे मेन काम हो रहा है एक्सचेंज का, गैसेस गैसियस एक्सचेंज का काम हो रहा है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इससे नीचे नीचे जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता है हमने कहानी कहां पे आके खत्म की है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। देन ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है आगे मजीद ब्रांचेस देंगे, कौन सी ब्रांचेस देंगे, ये बनवा देंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो देखो इनके नेम से ही जाहिर है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मींस के ये वाला वो वाला एरिया जहां पे क्या हो रही है, आपकी रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज का अमल हो रहा है। देन ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, देन ये आगे मजीद डिवाइड होता है और दूसरा डिवाइड होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, आपकी एल्वियोलर डक्ट्स बना देते हैं। ये क्या बना देंगे, एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स का मतलब इनके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एल्वियोलाई में डक्ट्स जा रही हैं, ठीक है। तो देन आगे आपके क्या आ जाएंगे, एल्वियोलाई आ जाएंगे इस तरह करके, और ये जो एल्वियोलाई हैं इनके ऊपर इस तरह क्या होंगी, ब्लड वेसल्स रैप हुई पड़ी होंगी, जिधर से क्या होगा आपका गैस एक्सचेंज, और ये वाला वो एरिया है जहां से आपका मेनली गैस एक्सचेंज हो रहा है। देन आपने एक और चीज में नहीं कंफ्यूज होना कि एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स में, सैक का मतलब क्या होता है, बैग, तो एल्वियोलर सैक्स का मतलब क्या आ गया, आपका बैग ऑफ एल्वियोलाई। तो ये वाला जो पूरा गुच्छा सा बना हुआ है, बैग ऑफ एल्वियोलाई बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर सैक्स कहते हैं। तो ये वो एरिया है जहां पे आपका जनाब गैसियस एक्सचेंज होगा। अब देखो इधर हम क्या चाह रहे हैं कि कोई भी चीज है उसको एक्सचेंज करवाना चाह रहे हैं, ऐसा ही है कि नहीं है। इट मींस कि इधर हमें जो लेयर चाहिए वो कौन सी चाहिए, पतली सी झिल्ली चाहिए। तो पतली सी झिल्ली कौन सी होती है, आपके जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, वो मैंने आप लोगों को बताया था ना, इस तरह फ्लैट करके सेल्स होंगे। तो इधर हमारी जो एपिथेलियम होगी वो कौन सी होगी, सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस क्यों है, क्योंकि इधर से हम गैसेस का एक्सचेंज करवाना। अगर देखो अगर ये मोटी होती तो इधर से गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो सका, नहीं हो सकना था। तो इसी वजह से नेचर ने क्या किया, इसको सिंपल स्क्वेमस पतला सा बना दिया। अच्छा जी, देन एक और जो चीज, स्क्वेमस एपिथेलियम मिल गई आपको, क्लब सेल्स मिल गए, बल्कि क्यूबाइडल सेल्स मिल गए। क्यूबाइडल सेल्स सिर्फ इससे ऊपर ऊपर होंगे, कहां से ऊपर ऊपर, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। लेकिन आपके जो एल्वियोलाई हैं उधर आपको कौन से मिल जाएंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आ गया। अच्छा जी आगे,
जो आपकी एल्व्यूलाइज है ना, एल्व्यूलर सैक्स हैं, इधर कुछ सेल टाइप्स होती हैं इसमें, मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम कह देते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। देन इसमें एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और ये चीज इंशाल्लाह हमने कल पढ़नी है। ये वाला टॉपिक मैंने कल पे छोड़ा हुआ है क्योंकि पिछला पेज है, मैंने कहा आज एनाटॉमी को हम एक्सप्लेन करें, ठीक हो गया। तो ये वाले सेल्स होते हैं आपके एल्वुलाई में। सिंपली बता देता हूं कि ये जो आपके मैक्रोफेजेस है ना, इधर जो भी जर्म्स आएंगे उसको खा पी लेंगे, लेकिन चलो इंशाल्लाह कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा जोन, रेस्पिरेटरी जोन हो गया। अच्छा जी, तो लंग पैरेन्काइमा था, इसमें क्या था आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसके में कौन से स्ट्रक्चर्स आ गए आपके, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ गए। देन इन्होंने क्या बना दी, एल्वुलर डक्ट्स, देन क्या बन गए, एल्वुलाई, और ये क्या कर रहे थे, गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और मोस्टली क्यूबाइडल सेल्स इन द रेस्पिरेटरी, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये जो रेस्पिरेटरी है उधर तक क्यूबाइडल रहेंगे, नीचे आप जो है आपको कौन से मिल जाएंगे, सिंपल स्क्वेमस मिल जाएंगे एल्वुलाई में। देन सिंपल स्क्वेमस सेल्स अप टू द एल्वुलाई, ठीक है। सीलिया टर्मिनेट इन द रेस्पिरेटरी, मींस के आपके जो सीलिया हैं वो कहां तक खत्म हो जाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक। देन आपको एल्वुलाई में कोई सीलिया वगैरह नहीं मिलेंगे। एल्वुलाई में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। तो आपको पता है जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनको मैं क्या कहता हूं, कव्वे। कव्वों ने क्या करना होता है, कोई भी चीज मिले उसको खा जाना होता है, ठीक है, वो हमने एमआई में भी पढ़ा था। तो इनका क्या काम है कि जो भी एल्वुलाई में इधर से फॉर एग्जाम्पल जो डेब्रस वगैरह या पार्टिकल्स वगैरह सारा ये वाला रास्ता तय करके जब एल्वुलाई में आ जाते हैं ना, तो एल्वुलाई ने अब इधर से आपको पता है कि अगर इधर सीलिया होते वो बीट करते तो इसको वो ऊपर पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था। तो अल्लाह पाक ने क्या रखा कि इधर मैक्रोफेजेस रख दिए, वो क्या करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स आएंगे उनको खा लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, उनको खत्म कर देंगे। तो इधर क्या होते हैं, एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, जो क्या करते हैं, क्लियर डेब्रिस एंड पार्टिकल्स इन इम्यून, एंड देन क्या करवाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। अगर फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आ गया तो उधर इम्यून रिस्पॉन्स करवाएंगे, आपको मजीद डब्ल्यूबीसी को मंगवाएंगे एंड देन उसको मार देंगे। तो ये था जनाब आपका फर्स्ट पेज रेस्पिरेटरी ट्री। इसमें दो जोन पड़े, कंडक्टिंग जोन जिसका काम था एयर को कंडक्ट करना, एंड वो कहाँ पे आके खत्म हो गया, वो आपका आके खत्म हो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। देन हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी जोन जिसका काम था एयर का एक्सचेंज करवाना, और इसमें मेन स्ट्रक्चर आपके कौन से थे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स थे, देन एल्वुलर डक्ट्स थी, एंड देन एल्वुलाई थे। और एल्वुलाई जो इकट्ठे होकर एक सैक सा बना देते उसको हम क्या कह देते हैं, एल्वुलर सैक कह देते हैं। देन आपके जो एक और जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आपके कार्टिलेज कहाँ तक खत्म हो गया, आपके ट्रैकिया और ब्रोंकाई तक खत्म हो गया, ब्रोंकाई से आगे आपको कोई कार्टिलेज नहीं मिलेगा। एंड देन आगे आपका आपको पता है ब्रोंक्यूल्स आगे, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में हमने ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, इनमें कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं होता। तो इस पेज में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो हम आगे चलते हैं, अगला पेज करते हैं। और अभी मैं आप लोग